हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। ओके, इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर रिसेंटली आप में से किसी का भी किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है तो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में भी मैसेज करके हमें बता सकते हैं अगर आपका किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और हमारी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन गया हो, 10% भी अगर हमारी तरफ से हमारी करेंट अफेयर से आपको फ़ायदा हुआ हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, अगर आज के क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम के टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, तो टेलीग्राम से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है जो बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और इनको इनविटेशन भेजा है, इनको इनवाइट किया है अपकमिंग हमारा जो रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस आने वाला है उसके लिए। तो मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनवाइट किया गया है जो बाइडेन को फॉर 2024 रिपब्लिक डे। अगर ये इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और भारत आते हैं रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस में, तो ये सेकेंड नंबर के प्रेसिडेंट होंगे यूएसए के जो कि हमारी कंट्री के रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने जा रहे होंगे। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बराक ओबामा जी यहाँ पर आए हुए थे। सो यहाँ पे आप न्यूज़ को पूरा देख सकते हैं। न्यूज़ में लिखा हुआ है कि यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन इन्हें इनवाइट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ चीफ गेस्ट एट द नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन द 26 जनवरी। अगर जो बाइडेन यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं इन्विटेशन को तो ये सेकेंड नंबर के यूएसए प्रेसिडेंट होंगे जो कि चीफ गेस्ट होंगे हमारे रिपब्लिक डे में। इसके पहले बराक ओबामा जो है वो इन्वाइट किए गए थे 2015 में। ठीक है, 2015 में। इसके अलावा जो बाइडेन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तो पहली बार इन्होंने भारत का विजिट किया था। फर्स्ट टाइम में इंडिया आए थे विजिट करने, अभी जो G20 समिट हुआ था, समिट हुआ था तब ये भारत आए हुए थे। थोड़ी सी और कहानी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 27 जनवरी को क्वाड का समिट है। क्वाड की जो 4 कंट्रीज़ का समिट 27 में है तो वो भी भारत में है। तो कुछ यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स आप अलग अलग न्यूज़पेपर देखेंगे तो उनका ये कहना है कि हो सकता है जो क्वाड लीडर है, चारों कंट्री के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर इनवाइट किए हों, क्योंकि इस तरीके से भी पहले हुआ है। अगर आप देखेंगे 2018 में जो आसियान कंट्री हैं तो उस समय 10 आसियान कंट्री थी, तो 10 आसियान कंट्रीज़ के जो भी लीडर्स थे उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट फॉर द परेड 26 जनवरी को। तो ऐसा भी कहा जा रहा है क्या क्वाड के सारे लीडर्स को इनवाइट किया जाएगा, पर यहाँ अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। केवल इतना ही अपडेट है कि जो बाइडेन को इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड में 26 जनवरी को। आप देख सकते हैं कि 2021 और 2022 इन 2 सालों में कोई भी चीफ गेस्ट भारत नहीं आया था क्योंकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड पेंडेमिक के कारण। लेकिन इस साल मतलब 2023 में रिपब्लिक डे की परेड में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, अब्दुल फतेह अल सीसी थे। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जैसे कि नेल्सन मंडेला जो कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, इन्हें 1995 में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था इंडिया के द्वारा। वहीं आप देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑफ द यूके 1961 में इनको भी इन्वाइट किया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में, तो अभी दोनों कंट्री की रिसेंटली नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ है और GE F414 जेट जो इंजन है इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में की जाएगी। कहाँ पे इनकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है इन इंजन्स की वो भारत में की जाएगी। ऐसा नेगोशिएशन इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी इशू किया था टू एक्वायर 31 MQ-9B ड्रोन फ्रॉम द यूएसए। तो भारत जो है वो यूएसए से 31 MQ-9B ड्रोन को भी परचेज कर रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हम देखते हैं जो न्यूज़ में है। सबसे पहले ये है अंतिम पंघाल। ये है अंतिम पंघाल। इन्होंने रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है बेलग्रेड सर्बिया में, वहाँ पर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल मतलब कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। ये है इंडियन रेसलर जिनका नाम है अंतिम पंघाल। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है किसमें? वीमेंस 53 kg कैटेगरी में। आजकल एग्जाम में कैटेगरी भी पूछी जा रही है, तो 53 kg कैटेगरी में रेसलिंग में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में
ब्रोंज मेडल जीता है जो कि सर्बिया में हो रही है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होने वाले हैं उसमें भी इन्होंने अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया है। ठीक है, अभी ये जो पूरा टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब ये जो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, इस चैंपियनशिप में ये भारत का फर्स्ट मेडल है। ठीक है, ये भारत का फर्स्ट मेडल है। अगर ओवरऑल देखते हैं, जब से ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है तब से अभी तक भारत ने टोटल 23 मेडल्स को कैप्चर किया है। तो अंतिम हैज कैप्चर्ड इंडियाज 23rd मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप टू द डेट, जिसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 17 ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिलेंगे। तो अंतिम पंघाल का नाम आपको याद रखना है। इस न्यूज़ को मैंने पहले भी कवर किया था जब अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन अभी फाइनल अनाउंसमेंट आ गया है। हम बात करने वाले हैं एक नोबल के बारे में जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन इसे बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया है और 26 नवंबर को ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं। ओके, तो ये खास बात इसलिए है क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू के बारे में। ठीक है, तो चेतना मारू जो कि इंडियन ओरिजिन एक ऑथर है, इनका पहला नॉवल है जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है बुकर प्राइज़ 2023 के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली जो जज का पैनल था, तो जज के पैनल ने 6 नॉवेल्स को यहाँ पर जो है वो फाइनल लिस्ट में डाला है और इन्हें बुकर प्राइज़ दिया जाएगा 26 नवंबर को दिया जाएगा। और जो प्राइज़ मनी यहाँ पर होती है वो 50,000 पाउंड की 50,000 पाउंड की प्राइज़ मनी यहाँ पर दी जाती है। ये लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर है, चेतना मारू इनका नाम है। क्लियर है, ये इनका फर्स्ट नॉवल है। बेसिकली इसमें एक ब्रिटिश गुजराती गर्ल होती है जिसका नाम होता है गोपी। गोपी की कहानी यहाँ पर बेसिकली बताई गई है। डन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस प्राइज़ के बारे में। तो ये जो प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज़ है ये इंग्लिश ऑथर, जो फिक्शन राइटर होते हैं, इंग्लिश ऑथर को दिया जाता है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो कि पब्लिश होती हैं यूके एंड आयरलैंड में, यूके और आयरलैंड में। अगर बात करें तो 1997 में बुकर प्राइज़ को जीता था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो के एग्जाम में पूछा जाता है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी बुक है? आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय की बुक है। 1997 में इन्होंने बुकर प्राइज़ को जीता था। और पहली बार बुकर प्राइज़ कब दिए गए थे? तो 1969 में दिए गए थे, जब हमारी कंट्री में इसरो का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन हम देखते हैं जो न्यूज़ में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। हम बात कर रहे हैं स्वाति नायक के बारे में। ठीक है, स्वाति नायक ये एक रिसर्चर है। इन्होंने राइस की डिफरेंट वेराइटीज़ को बनाया है, जो कि जो आपका ड्रॉट एरिया होता है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है, वहाँ के फार्मर्स के लिए बेसिकली इन्होंने काम किया। जो ड्रॉट एरियाज है उनके लिए एक नई वेराइटी ऑफ राइस का शीट बनाया है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं स्वाति नायक के बारे में। इन्होंने 2023 का बॉरलॉन्ग फील्ड अवार्ड यहाँ पर जीता है। क्या है पूरी कहानी? तो स्वाति नायक फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द 2023 नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड। तो नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। क्यों दिया है? इनके वर्क के कारण। फील्ड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में इन्होंने काम किया है। इन्होंने कई सारी राइस की वेराइटीज़ पे काम किया है और उड़ीसा स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको ये राइस की वेराइटी दी, जो कि कम पानी में या जो आपके सूखा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे पानी रेनफॉल कम होता है, उन क्षेत्रों में काम करेगी। ये जो वेराइटी है उसका नाम है सहभागी धान। क्या नाम है? सहभागी धान इस वैरायटी का बेसिकली नाम है। और लोकल कम्युनिटी में इन्हें विहाना दीदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये 3rd नंबर की इंडियन बन जाएंगी जिनको नॉर्मन बॉरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। और 1st नंबर की ये उड़ीसा स्टेट की हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं एक स्टेडियम के बारे में जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाना है आज, मतलब 23 सितंबर को। आप सभी को जानकारी होगी कि 23 सितंबर मतलब आज के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पे जाने वाले हैं। कहाँ पर? वाराणसी, बनारस। और वहाँ पे जाके कई सारे जो आपका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ पर एक स्टेडियम, ये स्टेडियम आपको दिख रहा है जो भगवान शंकर की थीम पर है। इस स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन भी रखा जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन
फॉर द लॉर्ड शिवा थीम क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी, तो किस सिटी में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा वाराणसी में, बनारस में रखी जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आप देखेंगे अभी बेसिकली हो क्या रहा है, 23 सितंबर को ना, 23 सितंबर को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी है काशी संस्कृति महोत्सव की, वहाँ की क्लोजिंग सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं वाराणसी, और तभी इस स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी, फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। इस स्टेडियम में आप देख सकते हैं स्टेडियम का जो आकार है इस तरीके से क्रिसेंट मून की शेप का है। आप सभी को पता है कि भगवान शंकर के सर पे आपको एक चांद देखने को मिलता है क्रिसेंट हंसिए के आकार का, तो उसी तरीके से क्रिसेंट शेप का आपको ये चांद देखने को मिलेगा, मून देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लाइट्स लगाई गई हैं आप देख सकते हैं, ये लाइट्स भी जो है वो त्रिशूल के शेप की आपको देखने को मिलेंगी, और एंट्री में आप ये जो देख रहे हैं वो भी आपको डमरू के शेप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 450 करोड़ रुपीस के कंस्ट्रक्शन के साथ इस स्टेडियम को तैयार किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसकी कैपेसिटी है 30,000 लोगों की, और 31 एकड़ की ज़मीन पे इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, बाकी कहानी मैंने बता दी है कि एंटायर स्टेडियम जो है वो लॉर्ड शिव की थीम पर है। इंटायर स्टेडियम विल हैव अ क्रिसेंट शेप रूफ, क्रिसेंट के आकार का यहाँ पे रूफ है। बाकी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट है, अब जब यहाँ पे जा ही रहे हैं तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाराणसी पहुंचे, ठीक है, काशी महोत्सव संसद संस्कृत महोत्सव में शामिल हुए, उसका फाइनल जो डे है उस पर शामिल हुए। उसके बाद फाउंडेशन स्टोन रखा स्टेडियम का, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इनॉग्रेट करेंगे 16 अटल आवासीय विद्यालय इन उत्तर प्रदेश। क्या है ये विद्यालय? तो बेसिकली समझिएगा, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं, लेबरर के बच्चे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चे होते हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं पढ़ाई करने की। इसके अलावा भी कोविड में बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई है, मतलब वो अनाथ हो गए हैं। तो ऐसे सारे बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखने के लिए 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में, जिसकी लगभग कॉस्ट है 1100 करोड़ रुपीस। ठीक है, 1100 करोड़ की रुपीस की लागत के साथ इन विद्यालयों को, आवासीय विद्यालयों को बनाया गया है। और हर एक जो स्कूल है वो 10 से लेकर 15 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जहाँ पे क्लासरूम है, इसके अलावा स्पोर्ट फैसिलिटी है, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, मैश हॉल, स्टाफ अकोमोडेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, इसका मकसद है कि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात करते हैं, अब मोदी जी गए हैं, वहीं पीछे पीछे यहाँ पे देखेंगे आप राष्ट्रपति जी हमारी द्रौपदी मुर्मू भी अभी यूपी में हैं। तो इन्होंने यूपी का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये यूपी का फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसको इनॉग्रेट कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये जो ट्रेड शो है बेसिकली 21 से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ना बहुत सारे स्टार्टअप्स को, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया गया है। पहली चीज़ तो ये है, ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का ये इंटरनेशनल ट्रेड शो है इन द इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन द ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, इसके अलावा मुंबई डब्बा वाला, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे और इन्फॉर्मेटिव जो सेशंस हैं वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा 102 न्यू स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में इन्वाइट किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूपी। यूपी ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन रहा है कि बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के साथ ही उसको बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया जाए, मतलब पेरेंट्स को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, बच्चे का जन्म हुआ और आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट लॉन्च इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट फैसिलिटी फॉर द न्यू बॉर्न एट द हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म हेल्थ फैसिलिटीज़ में होता है तो यूपी सरकार उन्हें तत्काल जन्म प्रमाण पत्र देगी। न्यू बॉर्न एट द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ बी इशूड बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विदाउट द पेरेंट्स हैविंग टू अप्लाई फॉर द सेम। इसमें पेरेंट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा,
माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेट है इसके साथ विद द बर्थ सर्टिफिकेशन या बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू प्रोवाइड ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल टेक्नोलॉजी को लोगों को बताने के लिए बेसिकली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, यूपी स्टेट जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है सुओ मोटो बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर द गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली पूरा काम किसकी मदद से किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन लखनऊ, पार्टनर विद द उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन, यूनिसेफ एंड ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इन सब की मदद से बेसिकली ऑटोमेटिक बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो फैसिलिटी है वो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली कोई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी सेशन कंक्लूड हुआ है ना आपका, जो स्पेशल सेशन चल रहा था, तो उसमें आप देखेंगे अशोक गहलोत जी के द्वारा गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। तो क्या कहते हैं अशोक गहलोत जी कि राजस्थान टॉप्स द लिस्ट इन द सोलर वाटर पंप इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि सोलर वाटर पंप को इंस्टॉल करने के मामले में टॉप स्टेट पे है राजस्थान, और राजस्थान के जो फार्मर्स है लगभग 62,000 फार्मर्स हैव द डायरेक्टली बेनिफिटेड फॉर द स्कीम, ऐसा अशोक गहलोत जी के द्वारा बताया गया है। और ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पे बोला गया है कि जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो भी लोगों को इनकरेज कर रही है कि आप सोलर पंप को इंस्टॉल करके जो आप इरिगेशन करते हो, सिंचाई करते हो, वो सोलर पंप से इलेक्ट्रिसिटी लेकर करो, आप इलेक्ट्रिसिटी पर डायरेक्टली जो है वो डिपेंड मत रहो। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट किसानों को इनकरेज करने के लिए 60% सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पंप, ऐसा अशोक गहलोत जी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, अशोक गहलोत जी कौन है, राजस्थान के सीएम है, उन्होंने ये जानकारी बेसिकली साझा की है। नेक्स्ट बात करेंगे, गवर्नमेंट लॉन्च 3 इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं किसानों के लिए। ठीक है, बेसिकली तीनों इनिशिएटिव जो हैं वो किसानों के क्रेडिट देने के लिए है कि किसान जो है वो सब्सिडी रेट में उनको लोन मिल सके, जिससे वो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स को, फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स वगैरह को खरीद सके, परचेज कर सके और सब्सिडी रेट में उनको मिले, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट दर या इंटरेस्ट रेट उनको देना पड़े इन लोन पे यूजिंग द KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से ये यहाँ पर इस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 3 गेम चेंजिंग इनिशिएटिव फॉर द फार्मर्स फोकसिंग ऑन एग्री क्रेडिट एंड द क्रॉप इंश्योरेंस। पहला है किसान ऋण पोर्टल, दूसरा है डोर टू डोर KCC कैंपेन और तीसरा है विंड्स मतलब वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। कौन कौन से 3 इनिशिएटिव है, किसान ऋण पोर्टल, डोर टू डोर KCC कैंपेन और 3rd नंबर पे है विंड्स मतलब वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम है। इसे लॉन्च किसने किया है, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लॉन्च किया है। और इस मौके पे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी प्रेजेंट थे, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं किसान ऋण पोर्टल क्या है। तो बेसिकली ये काम करेगा अंडर द KCC। किसके अंदर काम करेगा, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड ये किसान ऋण पोर्टल काम करेगा। बेसिकली मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से उनके साथ मिलके किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि किसानों को क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फार्मर डेटा। यहाँ पर ये जो पोर्टल है बेसिकली फार्मर का डेटा प्रोवाइड करेगा, कितना लोन उनको दिया गया है या फिर कौन कौन से वो स्कीम्स का यूज़ कर रहे हैं और KCC के ज़रिए उन्होंने किस तरीके से एग्रीकल्चर क्रेडिट लिया है और किस तरीके से उन्होंने क्लेम किया है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका फ़ायदा हमारे देश के सभी किसानों को मिले, सभी फार्मर्स को मिले, इसलिए यहाँ पे डोर टू डोर मतलब घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान को भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल सके, किसानों को मिल सके। दिस कैंपेन एम टू अचीव यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योरिंग दैट एवरी फार्मर हैज़ अनहिंडर्ड एक्सेस टू द क्रेडिट फैसिलिटी। नेक्स्ट है
मतलब वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ये इनिशिएटिव बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंटल एक इनोवेशन है, और इनोवेशन बेसिकली पूरा एनालिसिस करके वेदर का डेटा बताता है जिससे स्टेक होल्डर और फार्मर्स को फ़ायदा हो सके। अभी जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसको 1998 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि किसानों की मदद करता है कि वो कम से कम ब्याज दर पे, मतलब सब्सिडाइड लोन पर अपने किसान जो हैं वो लोन ले सकें, किस लिए, अपने एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट को परचेस वगैरह करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो क्रेडिट सपोर्ट है बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है किसान क्रेडिट कार्ड। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसान ऋण पोर्टल एम टू हेल्प फार्मर्स एक्सेस सब्सिडाइज्ड क्रेडिट थ्रू द केसीसी स्कीम। तो किसानों को इस केसीसी स्कीम के अंतर्गत मिनिमम या सब्सिडाइड रेट में जो है वो लोन मिलेगा। नेक्स्ट है द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड फार्मर्स विद इंटरेस्ट फ्री लोन। क्या इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा? तो अभी हमने बताया कि इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम ब्याज दर पे, इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो लोन दिया जाएगा फार्मर्स को। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है, पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। तो आप देख रहे हैं, किसी बच्चे ने कहा था कि आप बता दो कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो अगर एक अच्छा प्रीलिम्स के लेवल का क्वेश्चन देखना है तो मैंने आपको दिखाया ऐसा क्वेश्चन वो देगा। इसलिए हर एक स्कीम को आपको हर एक पॉइंट को समझना है कि 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है किसान किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया है अंडर द केसीसी। सेकेंड है डोर टू डोर केसीसी कैंपेन की बात की गई है, और थर्ड नंबर पे है विंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है अब इंडिया। तो इंडिया ने यहाँ पर एक बिड जीत ली है और 17th नंबर का इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिडिंग हुई थी। बिडिंग में जो है वो यूएई, स्विट्जरलैंड वगैरह ने भी बिड की थी, लेकिन भारत ने उनको डिफीट किया है और भारत बिडिंग को जीत गया है। सो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट, इसको होस्ट करने के जो राइट्स मिले हैं 17th नंबर की, वो भारत को मिले हैं, जो कि 2027 मतलब 2027 में होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज़ तो 2027 में न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट होगी, जो कि 17th एडिशन है, और जिसके होस्टिंग राइट किसको मिले हैं? इंडिया को मिले हैं। ये फैसला कहाँ पे लिया गया? तो अभी जो 16th नंबर की कॉन्फ्रेंस चल रही है बैंकॉक थाईलैंड में, वहाँ पर ये फैसला बेसिकली लिया गया है एक बिडिंग के जरिए। ठीक है, अब बिड करने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, IIT दिल्ली के डेलीगेट्स के साथ, और नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड द बिल्डिंग मटेरियल, ये सभी लोग बिडिंग में, इवेंट में मौजूद थे और उनके द्वारा ही यहाँ पे बिड किया गया है। अभी जो ICCC है, ये बेसिकली लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट है इन द एरिया ऑफ सीमेंट एंड द कॉन्क्रीट, जिसको 17th एडिशन होस्ट करने वाला है भारत। अभी 16th नंबर का कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई? बैंकॉक थाईलैंड में हुई। इसका फॉर्मेशन 1918 में हुआ था। 4 से लेकर 6 साल के बीच में, 4 से लेकर 6 ईयर्स के बीच में बेसिकली इसकी कॉन्फ्रेंस अलग अलग जगहों पे होती है, और इसका मकसद है कि एकेडमिक को हम कंक्रीट एंड सीमेंट इंडस्ट्री के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, और नया हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, और नया यहाँ पे हम कुछ अचीव कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में, लेकिन ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आने वाले 5 ईयर्स में। इसके अलावा अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की 2nd नंबर की लार्जेस्ट सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो इंडिया है, भारत है। और भारत में जो इंस्टॉल सीमेंट कैपेसिटी है वो 600 मिलियन टन्स की है। ये जानकारी हमको PIB से मिलती है। तो PIB में अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत कोश पोर्टल के बारे में। अब ये क्या पोर्टल है? तो बेसिकली अभी रिसेंटली इसे हमारे सिविल एविएशन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, मतलब सिंधिया जी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में ई-वॉलेट पेमेंट ऑप्शन को बेसिकली जोड़ा गया है। पोर्टल तो पहले लॉन्च हो चुका था, इस पोर्टल में बेसिकली ई-वॉलेट पेमेंट सिस्टम को एड ऑन किया गया है भारत कोश पोर्टल में। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली
कई बार हमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं जिनमें हमारा कोई फ़ाइन लग गया या हमें फ़ीस वगैरह देनी है, चालान बनवाना है, कुछ डिपॉजिट करना है मनी, तो ऐसी सारी सर्विसेज के लिए एक सिंगल वन स्टॉप सॉल्यूशन या सर्विस है। इट प्रोवाइड वन स्टॉप सर्विस टू डिपॉजिट एनी फीस, फाइन एंड अदर मनी इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट। इस पोर्टल की मदद से आप गवर्नमेंट अकाउंट में अपनी फीस जमा कर सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, फाइन लग गया है, चालान कट गया है या दूसरी जो मनी है। ये जो है वो सिविल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग एरिया को कवर करता है। 24/7 टाइम की ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा और इंटरनेट बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल RTGS और आपकी NEFT की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होगी। इसका मकसद क्या है? ई इफिशिएंट, ई इफेक्टिव, ई एक्सीलेंट गवर्नेंस को स्थापित करना। क्लियर है? चलिए ये लास्ट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि केरला में लगातार नीफा वायरस के केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे जब कोविड के केसेस डिटेक्ट होना शुरू हुए थे तो हमारी कंट्री में आपका एक RT-PCR टेस्ट होता था ना, वैसे ही एक टूल किट यहाँ पे भी लाई गई है नीफा वायरस को टेस्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, जिसका नाम क्या है? ट्रूनेट टेस्ट। ठीक है, ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट द नीफा। तो यहाँ पर रिसेंटली ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने केरला गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी है कि आप ट्रूनेट टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हो नीफा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ये ट्रूनेट जो है वो एक पोर्टेबल और एक स्मार्ट चिप बेस्ड आपका RT-PCR बैटरी ऑपरेटेड टेस्ट है जो कि बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी नीफा वायरस को ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये इस तरीके की पहली किट है इंडिया में जिसको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मिली है बाय द DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा नीफा वायरस को टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि ये जो किट है केवल लेवल 2 के हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाएगा जहाँ पे बायो सेफ्टी फैसिलिटी है। मतलब ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को डिटेक्ट किया है और उसका जो किट है उसको टेम्पर किया जाए या उसमें और भी कोई ज़्यादा चांसेस हों फैलने के। मतलब प्रॉपरली यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले हॉस्पिटल ही होने चाहिए। ठीक है, अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वापस से रिवाइज की है इंडिया की ग्रोथ रेट और इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 24 में वो 6.3% रहेगी। ठीक है, अगली बात करते हैं नदी उत्सव। तो 4th एडिशन नदी उत्सव का हो रहा है न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? तो 22 दिसंबर से लेकर ये कंटिन्यू रहने वाला है 22 सितंबर से 24 सितंबर तक। तो 4th एडिशन है नदी उत्सव का। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मलयालम एक्टर पॉलिटिशियन सुरेश गोपी, इन्हें नॉमिनेट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट एंड चेयरमैन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। कभी नॉमिनेट किया है तो हो सकता है ये फ्यूचर में चेयरमैन बन जाएंगे। इनका नाम याद रखेंगे, सुरेश गोपी। अंत में कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि BCCI के द्वारा अपना ऑफिशियल पार्टनर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा SBI लाइफ। कल हमने डिस्कस किया था, डी करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द वीजा सर्विस ऑफ द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो अभी किसके साथ हमारा विवाद चल रहा है? कनाडा के साथ। मैंने आपको कहानी बताई भी थी क्या हो गया कांड, तो वही है यहाँ पे डी, कनाडा। नेक्स्ट है सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन दो नेवीज के बीच में होती है? तो सिंगापुर और इंडिया की नेवी के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑफ उत्तर प्रदेश किसने इनॉग्रेट किया है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अभी जो रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है उसमें ब्रोंज मेडल किसने जीता है? तो अंतिम पंगाल ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली वीमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास किया गया लोकसभा से, जिसमें 454 मेंबर्स जो थे वो फेवर में थे और 2 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये जो वीमेन्स रिजर्वेशन बिल है उसका ओरिजिनल नाम क्या है और ये किस नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, जो कि बात करता है 33% ऑफ रिजर्वेशन लोकसभा में और स्टेट असेंबली में वीमेंस का। ओके, सो थैंक यू सो मच।